मन के वाइब्स में सभी का स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं जीवन के सबसे कह सकते हैं सबसे बुनियादी ब्लूप्रिंट के बारे में, मानव जनन तंत्र यानी ह्यूमन रिप्रोडक्शन। अब देखिए, ये चैप्टर नीट, आरपीएससी और बोर्ड एग्जाम्स के लिहाज से बहुत ही जरूरी है। तो चलिए इसे मिलकर एकदम अच्छे से समझते हैं। अच्छा, इससे पहले कि हम सीधे अंगों और उनके प्रक्रियाओं में जाएं ना, दो बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जिन्हें समझना जरूरी है। पहला तो है जनन यानी रिप्रोडक्शन, जिसका सीधा सा मतलब है नई जिंदगी बनाना। और दूसरा है लैंगिक द्विरूपता यानी सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, मतलब नर और मादा के बीच वो बाहरी अंतर जो इस पूरी प्रक्रिया को संभव बनाते हैं। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं नर जनन तंत्र यानी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से। देखते हैं कि इसके कौन कौन से मुख्य हिस्से हैं और ये सब मिलकर एक साथ काम कैसे करते हैं। अब ये जो डायग्राम स्क्रीन पर है, इसे आप एक तरह से अपना रोड मैप समझिए। इसमें जो मुख्य अंग है यानी वृषण या टेस्टिस, वो भी दिख रहा है, और साथ ही वो सारी सहायक नलिकाएं और ग्रंथियां भी हैं जो मिलकर एक पूरा नेटवर्क तैयार करती हैं। अच्छा, यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात है। देखिए, जो वृषण यानी टेस्टीज होते हैं वो शरीर के अंदर नहीं होते, बल्कि बाहर एक थैली में होते हैं जिसे वृषण कोश या स्क्रोटल सैक कहते हैं। अब सवाल उठता है, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि शुक्राणु बनने की प्रक्रिया, जिसे स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं, उसके लिए बॉडी के नॉर्मल टेम्परेचर से करीब 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम तापमान चाहिए होता है। तो ये टेम्परेचर कंट्रोल बहुत ही ज्यादा जरूरी है। चलिए अब जरा और गहराई में चलते हैं, माइक्रोस्कोप के नीचे। ये जो आप देख रहे हैं, ये इस सिस्टम की असली फैक्ट्री है। यहाँ 3 तरह की मेन कोशिकाएं या सेल्स हैं। एक तो शुक्राणु बनाने वाली, जिन्हें कहते हैं स्पर्मेटोगोनियल सेल्स। दूसरी वो जो इन्हें पोषण देती हैं यानी सर्टोली सेल्स। और तीसरी, जो सबसे जरूरी, नर हार्मोन टेस्टोस्टेरोन बनाती हैं, वो हैं लेडिक सेल्स। तो एक बार जब शुक्राणु बन जाते हैं तो उनका एक लंबा और बड़ा सिस्टमैटिक सफर शुरू होता है। वो सबसे पहले वृषण जालक यानी रेटेड टेस्टीज से निकलते हैं, फिर शुक्रवाहिकाओं या वासा एफ्रेंशिया से होते हुए अधिवृषण यानी एपिडिडाइमिस में पहुंचते हैं। यहीं पर वो मैच्योर होते हैं और आखिर में शुक्रवाहक या वास डिफरेंस उन्हें आगे का रास्ता दिखाते हैं। अब इस पूरे सफर में शुक्राणुओं को अकेले नहीं छोड़ा जाता, उन्हें मदद भी मिलती है। और ये मदद आती है सहायक ग्रंथियों से, जैसे शुक्राशय यानी सेमिनल वेसिकल्स। ये फ्रुक्टोज देकर उन्हें एनर्जी देते हैं। फिर आती है प्रोस्टेट ग्रंथि, जो एक ऐसा तरल मिलाती है जो एसिडिटी को खत्म करता है। और आखिर में है काउपर ग्रंथियां, जो लुब्रिकेशन यानी स्नेहन का काम करती हैं। तो ये तो थी नर जनन तंत्र की बात। अब आते हैं कहानी के दूसरे और उतने ही महत्वपूर्ण हिस्से पर, मादा जनन तंत्र। और ये सच में एक कमाल का सिस्टम है, जिसे सिर्फ जीवन बनाने के लिए ही नहीं, बल्कि उसे 9 महीने तक संभालने और पोषित करने के लिए भी डिजाइन किया गया है। यहाँ भी ये जो हमारा रोड मैप है, ये हमें इसके मुख्य अंग जैसे अंडाशय यानी ओवरीज और सहायक नलिकाओं जैसे फिलोपियन ट्यूब और गर्भाशय को समझने में गाइड करेगा। तो मादा तंत्र का जो सेंटर पॉइंट है वो है अंडाशय यानी ओवरीज की ये जोड़ी, और इनके काम भी 2 हैं। पहला, हर महीने एक अंडाणु यानी ओवम को प्रोड्यूस करना, और दूसरा, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन जैसे बेहद जरूरी हार्मोन्स को बनाना। अब बात करते हैं फैलोपियन ट्यूब या अंडवाहिनी की। ये अंडाणु के लिए एक रास्ते की तरह काम करती हैं। और हाँ, यहाँ एक बहुत ही ज़रूरी पॉइंट है जो याद रखना है। इसी ट्यूब का जो सबसे चौड़ा हिस्सा होता है ना, जिसे एम्पुला कहते हैं, असल में वही वो जगह है जहाँ ज़्यादातर मामलों में निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया होती है। इसके बाद आता है गर्भाशय, जिसका आकार कुछ कुछ उल्टे नाशपाती जैसा होता है। अब इसकी 3 बहुत खास परतें होती हैं। सबसे बाहर वाली होती है पेरीमेट्रियम, जो सुरक्षा देती है। बीच वाली है मोटी और मजबूत मायोमेट्रियम, जो बच्चे के जन्म के समय संकुचन करती है। और सबसे अंदर वाली है एंडोमेट्रियम, जो हर महीने खुद को भ्रूण के आरोपण यानी इम्प्लांटेशन के लिए तैयार करती है। तो एक सवाल मन में आता है कि ये दोनों इतने कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स आखिर एक्टिव कब होते हैं? तो इसका जवाब है यौवनारंभ यानी प्यूबर्टी के दौरान। ये वो समय है जब हार्मोन्स की एक लहर इन सिस्टम्स को, आप कह सकते हैं, चालू कर देती है। ये स्लाइड इन बदलावों को बहुत साफ साफ दिखा रही है। अगर हम पुरुषों की बात करें तो टेस्टोस्टेरोन शुक्राणु बनाना शुरू करवाता है और बाकी शारीरिक बदलाव लाता है।
और वहीं दूसरी तरफ महिलाओं में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन मिलकर मासिक धर्म चक्र यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल और स्तन विकास की शुरुआत करते हैं। तो ठीक है, काफी कुछ समझ लिया हमने। अब समय है एक छोटे से क्विज का। चलिए कुछ सवालों से ये चेक करते हैं कि आज हमने क्या क्या सीखा है। तो पहला सवाल यह है, पुरुषों में वो कौन सी कोशिकाएं हैं जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को स्रावित करती हैं? और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, लेडिक कोशिकाएं। याद आया, हमने बात की थी कि ये कोशिकाएं वृषण के अंदर टेस्टोस्टेरॉन बनाने के लिए जिम्मेदार होती हैं। चलिए अगला सवाल, फैलोपियन ट्यूब का वो कौन सा हिस्सा है जो निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन के लिए प्राइमरी साइट है? बिल्कुल सही, इसका जवाब है सी, एम्प्यूला। ये फैलोपियन ट्यूब का सबसे चौड़ा फूला हुआ हिस्सा होता है और निषेचन के लिए सबसे बेस्ट जगह मानी जाती है। सवाल नंबर 3, गर्भाशय की उस मस्कुलर लेयर का नाम बताइए जो बच्चे के जन्म के समय होने वाले मजबूत संकुचन के लिए जिम्मेदार है। इसका सही जवाब है बी, मायोमीट्रियम। ये गर्भाशय की वही मोटी और मजबूत बीच वाली परत है जो स्मूथ मसल से बनी होती है। अच्छा, अब चौथा और आखिरी सवाल, नर जननतंत्र में वो कौन सी सहायक ग्रंथि है जो शुक्राणुओं को एनर्जी देने के लिए फ्रुक्टोज देती है? और सही जवाब है ऑप्शन बी, शुक्राशय यानी सेमिनल वेसिकल्स। यही वो ग्लैंड है जो सीमेन का एक बड़ा हिस्सा बनाती है और शुक्राणुओं के लिए एक तरह से फ्यूल का काम करती है। और इसी के साथ मानव जनन तंत्र का हमारा ये टूर यहीं खत्म होता है। उम्मीद है कि इस कॉम्प्लेक्स टॉपिक को समझने में काफी मदद मिली होगी। अगर ऐसा है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और हाँ, ऐसे ही और भी अमेजिंग कंटेंट के लिए मंकित वाइब्स चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।